नमस्कार। राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटे अंतरों में छिपी होती हैं। आज हम असम की नाजीरा सीट के एक ऐसे ही चुनाव की पड़ताल करेंगे जहां जीत और हार का फैसला सिर्फ कुछ 100 वोटों से हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई राजनीतिक परिवार जिसका एक सीट पर 30 साल से दबदबा हो, वो अपना ही गढ़ सिर्फ 683 वोटों से लगभग गंवा बैठे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारतीय राजनीति की नब्ज को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प मौका देता है। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, हम इस विश्लेषण को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम उस विरासत को समझेंगे जो दांव पर लगी थी, फिर उस 683 वोटों के झटके की बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मुकाबला इतना करीबी हुआ क्यों, 30 साल का इतिहास खंगालेंगे और फिर देखेंगे कि वापसी के लिए क्या ब्लूप्रिंट हो सकता है। और अंत में सबसे जरूरी सवाल कि सही संदेश लेकर जाने वाला कौन हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं नाजिरा से। ये असम के शिवसागर जिले में एक सेमी अर्बन सीट है और यहाँ के राजनीतिक माहौल को समझना बहुत जरूरी है। नाजिरा सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये दशकों से कई दशकों से कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है और इस गढ़ की नींव में सैकिया परिवार की एक बहुत गहरी विरासत है जिसका असर यहाँ की राजनीति पर हमेशा से रहा है। लेकिन फिर साल आया 2021 का और यहाँ की राजनीति में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 2021 के चुनावी नतीजों की। ये है वो नंबर 683। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये उस तलवार की धार है जिस पर नाजरा का भविष्य टिका था। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा वोटों में से हार जीत का फैसला सिर्फ 683 वोटों से हो रहा है। और ये आंकड़े उस 683 वोट की कहानी को और साफ करते हैं। देखिए, कांग्रेस को मिले 47.56% वोट और बीजेपी को मिले 46.94%। मतलब वोट शेयर में 1% से भी कम का फासला। ये एक ऐसा मुकाबला था जहां आखिरी वोट गिने जाने तक किसी को नहीं पता था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन ये नतीजे तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा हैं। असली सवाल तो ये है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? एक मजबूत गढ़ इस हाल में पहुंचा कैसे? आइए अब उन कारणों और कमजोरियों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कांग्रेस की स्थिति का एक स्वॉट विश्लेषण करें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक तरफ ताकत के तौर पर सैकिया परिवार की विरासत और स्थानीय पहचान है, लेकिन कमजोरियां भी उतनी ही बड़ी हैं। जीत का इतना कम अंतर और खास तौर पर युवाओं के बीच पकड़ का कमजोर होना, यह साफ दिखाता है कि जमीन पर समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे थे। और ये बदलाव क्यों आ रहे थे? क्योंकि लोगों की कुछ बुनियादी शिकायतें थीं। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं थे, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी परेशानियां थीं। टूटी फूटी सड़कें, बेरोजगारी का आलम, नौकरियों की कमी और ऊपर से महंगाई की मार, इन सब चीजों ने लोगों के मन में एक गहरा असंतोष भर दिया था। और देखिए, जब लोगों की इन बुनियादी जरूरतों और शिकायतों को अनसुना किया जाता है तो ये सिर्फ चुनावी नतीजों पर असर नहीं डालता, ये लोकतंत्र की आत्मा को प्रभावित करता है। क्योंकि हमारे संविधान के केंद्र में हर एक व्यक्ति की गरिमा और उस गरिमा की रक्षा तभी होती है जब सार्वजनिक चर्चाएं मुद्दों पर आधारित और जिम्मेदार हों। अब जरा एक कदम पीछे चलते हैं और पिछले कुछ चुनावों के पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि 2021 का ये नतीजा एक दिन में नहीं बना, इसकी जमीन कई सालों से तैयार हो रही थी। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये नाजिरा में बीजेपी के बढ़ते कद की कहानी कहती है। 2006 में जहां पार्टी को सिर्फ 5.3% वोट मिले थे, वो 2021 तक बढ़ते बढ़ते लगभग 47% तक पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा और लगातार हुआ बदलाव है। और ये है कहानी का दूसरा पहलू। जहां एक तरफ बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा था। 2011 में जो वोट शेयर 66% से ज्यादा था, वो 10 साल में घटकर 48% से भी नीचे आ गया। इन दोनों ट्रेंड्स ने मिलकर 2021 के उस कांटे के मुकाबले की स्क्रिप्ट लिखी। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को भी देख लिया। अब बात करते हैं समाधान की। इस विश्लेषण में एक बहुत ही विस्तृत डेटा पर आधारित वापसी की रणनीति का जिक्र है। इसे चतुर्मुख रणनीति कहा गया है, मतलब एक 4 तरफा प्लान। पहला, चुनावी स्तर पर सत्ता विरोधी वोटों को एक साथ लाना। दूसरा, संगठन को जमीनी स्तर पर बूथ लेवल तक मजबूत करना। तीसरा, एक दमदार नैरेटिव बनाना, विकास बनाम अनदेखी का। और चौथा, अभियान के लिए जरूरी संसाधन और तकनीक जुटाना। ये एक मुकम्मल योजना है ताकि कोई भी मोर्चा अधूरा ना रह जाए।
और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान भी है। ये एक आधुनिक चरणबद्ध अभियान है। पहले 30 दिन डेटा इकट्ठा करने और सही संदेश तैयार करने में, अगले 30 दिन डिजिटल और जमीनी प्रचार में, और आखिरी 30 दिन एक एक वोटर तक पहुंचने और उन्हें पोलिंग बूथ्स तक लाने पर केंद्रित हैं। मतलब हर दिन, हर घंटे का हिस्सा। और इस पूरे अभियान का केंद्रीय संदेश क्या होगा? ये कि यह चुनाव नाजिरा की सड़कों और नौकरियों को सुनिश्चित करेगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये लोगों की सबसे बड़ी शिकायतों का सीधा जवाब है, एक स्पष्ट, शक्तिशाली और समाधान देने वाला वादा। लेकिन एक बेहतरीन रणनीति और एक दमदार संदेश भी तब तक अधूरे हैं जब तक उन्हें लोगों तक ले जाने वाला सही इंसान न हो। तो अब आते हैं इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, उम्मीदवार का चुनाव। उम्मीदवार का चुनाव हमेशा एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला होता है। यहां 3 तरह के विकल्प दिखते हैं। एक, विरासत वाला स्थानीय नेता जिस पर लोगों को भरोसा तो है लेकिन वंशवाद का ठप्पा भी लग सकता है। दूसरा, एक युवा सुधारवादी जो नए वोटरों को तो खींच सकता है लेकिन शायद उसका अपना कोई मजबूत आधार ना हो। और भी विकल्प हो सकते हैं। हर विकल्प के अपने फायदे हैं और अपने जोखिम। और यहीं पर पार्टी के सामने सबसे बड़ी दुविधा खड़ी होती है। क्या वो स्थिरता और अनुभव के साथ जाए जो एक विरासत वाले नेता में मिलता है, या फिर वो बदलाव और नई ऊर्जा पर दांव लगाए जो एक युवा चेहरा लेकर आता है? परंपरा का मजबूत स्तंभ चुने या फिर बदलाव का नया अंकुर? ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। लेकिन चाहे फैसला जो भी हो, आज के डेटा ड्रिवन अभियानों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है। कोई भी रणनीति अपनाई जाए, ये बेहद जरूरी है कि हर वोटर की निजता यानी प्राइवेसी और उसकी सहमति का पूरा सम्मान किया जाए। ये एक ऐसा मौलिक सिद्धांत है जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अंत में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि शासन का, गवर्नेंस का भविष्य आखिर किस चीज से तय होगा? किसी की विरासत से या फिर जमीनी हकीकत बताने वाले डेटा से? ये सवाल सिर्फ नाजरा के लिए नहीं है, ये आज की भारतीय राजनीति के हर पहलू के लिए मायने रखता है। और इसका जवाब हमें और आपको मिलकर सोचना होगा।